Hello young doctors, in this video of solid state we'll be discussing about the electrical, magnetic and dielectric properties of solid. So electrical properties of solid में solids are divided into further classified into three types. First one is conductors, then semiconductors and insulators. कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है in the range of 10 raised to the power 4 to 10 raised to the power 7. और कंडक्टर्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक. मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में तो वी वेरी वेल नो. जो मेटल्स होते हैं दे फॉर्म मेटालिक कंडक्टर्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. सेकेंड आर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, जो कि मतलब जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया. तो ये जो मोल्टन या एक्वा सोल्यूशन में डालने पर इनके आयंस जब फ्लो करते हैं उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. So this is basically the conductors. Then comes semiconductors. Semiconductors की conductivity conductors से तो कम होती है लेकिन insulator से ज़्यादा होती है, तो they are conducting electricity to some extent. And their conductivity lies in the range of 10 raised to the power 4 to 10 raised to the power minus 6. And then comes insulators, where conductivity is extremely low. And to I think 10 raised to the power minus 10 to 10 raised to the power minus 20 range. और वी वेरी वेल नो कि कंडक्टर्स आर मोस्ट सुटेबल एंड दे आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट स्टिल समटाइम्स वी प्रेफर सेमी कंडक्टर्स ओवर कंडक्टर्स. दिस इज बिकॉज फर्स्टली वील डिस्कस द बैंड थ्योरी एंड देन वील कम टू नो कि वाई सेमी कंडक्टर्स आर प्रेफर्ड. इट इज बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमी कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है. दैट इज वाई वी प्रेफर सेमी कंडक्टर्स ओवर कंडक्टर्स. So we have two types of conductors. First one is metallic conductor and second is electrolytic conductor. In case of metallic conductors, the flow of electricity is due to flow of electrons, whereas in case of electrolytic conductors, the flow of electricity is due to flow of ions. So that is why जो metals हैं ये मतलब solid state में भी electricity conduct करते हैं, और ये जो है electrolytic conductors they conduct electricity only in molten state, या जब हम इसको solution में डालते हैं, जैसे कि NaCl को water में डालेंगे तभी वो electricity conduct करेगा, solid state में नहीं करेगा, very rarely करता है due to the presence of defects. नेक्स्ट जो यहाँ पे कंडक्टिविटी होती है ये उतनी ही ज़्यादा होगी जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे. Metallic conductors, flow of electricity is due to flow of electrons. That is why they are also known as electronic conductors. And conductivity depends upon number of valence electrons available per atom. As the number of valence electrons are increasing, the conductivity is also increasing. Example are metals, and the best conductor of electricity is silver, followed by copper, gold, aluminium, zinc, nickel. These are all good conductors of electricity. लेकिन जो वायर्स होती हैं वी मोस्टली प्रेफर एल्यूमिनियम ओवर सिल्वर. वाई? बिकॉज सिल्वर में सैगिंग हो जाती है, जो वायर में से थोड़ा नीचे आ जाएंगी थोड़े टाइम के बाद बिकॉज ऑफ ग्रेटर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर. दैट इज वाई वी यूज एल्यूमिनियम ओवर सिल्वर इन मोस्ट ऑफ द केसेस. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. हेयर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, और आयंस तो सॉलिड स्टेट में बनेंगे नहीं, ये वाटर में डालने पर ही बनेंगे. जब NaCl और KCl को वाटर में डालेंगे दैट मीन्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस सोल्यूशन. सो नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बैंड थ्योरी. बैंड थ्योरी हम मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए भी देखेंगे, इंसुलेटर्स के लिए भी एंड सेमी कंडक्टर्स के लिए भी. अब क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं किसी मेटल एटम्स के या किसी भी एटम के, वो ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो मतलब ये जो सेट होता है उसको बोलते हैं बैंड. तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जो सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्लोज होंगे एनर्जी में वी कॉल देम एज बैंड. नाउ बैंड जो लोअर एनर्जी वैलेंस ऑर्बिटल से बनता है उनको कहते हैं वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बैंड, और जो बैंड हायर एनर्जी वैलेंस ऑर्बिटल से बनता है उनको कहते हैं कंडक्शन बैंड. Band formed by lower energy valence orbitals is valence band, and band formed by slightly higher energy valence orbitals is called conduction band. Valence orbitals ही हैं इसमें, so वही valence band and conduction band बना रहे हैं. Valence band can be fully filled or partially filled, whereas conduction band is empty. जैसे ऑर्बिटल्स हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक जिनकी एनर्जी कम होगी एक जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी. तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका मूवमेंट होता है. वैलेंस बैंड में भी मूवमेंट हो सकता है अगर ये पार्शली फील्ड है, या वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हो सकता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं.
मेटल्स के केस में इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कंडक्टर्स का एग्जांपल लिया है, यू वेरी वेल कैन सी यहाँ पे वैलेंस बैंड फिल होते हैं और वैलेंस बैंड एम्प्टी भी हो सकता है, यानी वैलेंस बैंड ही पार्शली फिल्ड होगा। उस केस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर या इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने पर, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लेकिन जब वैलेंस बैंड फिल हो और उसके नेक्स्ट वाला जो बैंड हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो एम्प्टी हो, तब ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये ओवरलैप वाला बैंड है, तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिसकी वजह से इससे ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी ये वाले कंडक्ट करते हैं। ये जैसे एग्जांपल था, दिस इज इन केस ऑफ लिथियम वेर एज दिस इज इन केस ऑफ बेरिलियम। लिथियम का कितना होता है, हाइड्रोजन हेलियम लिथियम, यहाँ पर एटॉमिक नंबर इज 3 वेर एज हेयर इट इज 4। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1s2 एंड 2s1। तो 2s1 के दो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। यहाँ पे 2s में कितने, 2s एंड 2s, तो यहाँ पे दो कंप्लीटली फिल हो गए। तो दिस विल बी फॉर्मिंग व्हाट, तो 2s के दो ऑर्बिटल्स ये जो थे ये वैलेंस बैंड कहेंगे हम इसको, बिकॉज ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा तो दिस विल बी पार्शली फिल्ड। तो ये पार्शली फिल्ड है, जिसकी वजह से यही वाले क्या बना रहे हैं, वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे फिल्ड वैलेंस बैंड से एम्प्टी वैलेंस बैंड में ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। नाउ अगर हम बेरिलियम का केस देखें, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2 एंड 2s2। यहाँ पे फिल्ड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे 2s2 एंड 2s2 के कंबाइन करके। तो यहाँ पे 2s2 के दो बनेंगे सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। तो यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पे फिल्ड वैलेंस बैंड होगा कंप्लीटली फिल्ड। नाउ हाउ विल दिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑर्बिटल दैट इज 2p ऑर्बिटल, ये भी यहाँ पे एक्ट करेगा एज कंडक्शन बैंड, और यहाँ से फिल्ड ऑर्बिटल से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ये दोनों ओवरलैप करते हैं बिकॉज ऑफ लेस डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द टू, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा अच्छे से फ्लो करेंगे बिकॉज ऑफ मोर स्पेस इन कंडक्शन बैंड। तो बेरिलियम विल कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू लिथियम। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में स्मॉल एनर्जी गैप इज देयर, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है जंप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो है कंडक्टिविटी जो है इससे तो कम होगी, लेकिन स्टिल कंडक्टिविटी मस्ट बी देयर। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट अफोर्ड टू जंप इन एम्प्टी कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। नाउ कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स में मेजर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना इन कंडक्टर्स में, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप करेंगे कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वेयर एज हेयर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो मेटल में होती है ये मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज करती है। वाई, बिकॉज जब हम इसको हीट करेंगे तो मेटल एटम्स में भी वेरी वेल नो कि पॉजिटिव आयंस होते हैं इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो वाइब्रेट करेंगे, उनके वाइब्रेट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा इफेक्टिवली फ्लो नहीं कर पाएंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। दैट इज वाई सेमीकंडक्टर्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस आर प्रेफर्ड ओवर कंडक्टर्स, स्पेशली जहां पर हमें ज्यादा टेम्परेचर पे काम कराना है। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, whereas सेमीकंडक्टर्स में some electrons may jump from valence band to conduction band on applying electric field, and insulators electrons cannot afford to jump and overcome this large energy gap on applying electric field. So effect of temperature on electrical conductivity, as we have already discussed, कि metals की जो conductivity होती है डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि पॉजिटिव आयंस जो है वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को हिंड्रेंस प्रोड्यूस होती है उनके फ्लो में। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। वेयर सेमीकंडक्टर्स के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अब वैलेंस बैंड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, वेयर जो मेटल्स हैं उनमें डिक्रीज करती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, वी वेरी वेल नो कि जो जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर, एटम्स जो हैं ये दो तरह का मोशन एग्जिबिट करते हैं। एक तो ऑर्बिटल मोशन, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे,
और अपनी स्पिन पर भी घूमते हैं, तो स्पिन की वजह से दे विल ऑल्सो पोजेस स्पिन मोशन। इस तरीके से यहाँ पे भी रोटेट करेंगे और रिवॉल्व भी करेंगे। इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रॉन को चार्ज्ड पार्टिकल कंसिडर किया जाता है और उसका जो ऑर्बिटल मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन में, और स्पिन एक्सिस में भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। मतलब उसमें बहुत सारे मैग्नेटिक डायपोल हो सकते हैं, तो इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पोजेस करते हैं सॉलिड्स भी इलेक्ट्रॉन के रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन की वजह से। तो इसके बेसिस पर जो सॉलिड्स है ये फर्दर 5 टाइप्स के, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। सबसे पहले वील बी डिस्कसिंग अबाउट डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन्स फुली पेयर्ड होंगे। जब पेयर्ड होंगे यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो होंगे ये वीकली रिपेल होंगे इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक मोमेंट अराइज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिनिंग मोशन। फर्स्ट सब्सटेंसेस जो इनमें आते हैं दैट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिटल्स में दे आर फुल्ली फिल्ड। यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के स्पिन को कैंसल आउट कर देते हैं। एक जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, सो दे कैंसल आउट ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो इनमें कोई मतलब एक्सटर्नल फील्ड में इनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होगी, बट दे आर वीकली रिपेल्ड। रिपल्शन होगी बट दैट रिपल्शन इज़ वेरी वीक, और उनमें फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि हम किसी भी नॉन मतलब उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स if we'll write examples, so examples include NaCl, H2O, benzene, water। मतलब जितने भी सब्सटेंसेस जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब दे आर नॉट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उनको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंडर लिख सकते हैं। सारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यानी जितनी भी चार्ज स्पीशीज होंगी वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, जैसे कि Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव। और ऑक्सीजन भी हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था कि वहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वहाँ पे 2 लोन पेयर्स आते हैं, जिसकी वजह से वो भी पैरामैग्नेटिक है। सो दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इनकी ये जो प्रॉपर्टी होती है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, लेकिन जैसे ही हम इनमें मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को ना ही अट्रैक्ट करेगा ना ही रिपेल करेगा, सो दे विल लूज देयर मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। So paramagnetic substances are weakly attracted by external magnetic field due to the presence of one or more unpaired electrons। और जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा दी they will lose their magnetism। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड डाली इनके जो डोमेन्स हैं, इनको डोमेन्स बोलते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, जो सिंगल या 2 हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड हटा दी तो इनका मैग्नेटिज्म चला जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स हमने बताया जिस पर भी चार्ज दिख रहा है, या फिर ऑक्सीजन भी पैरामैग्नेटिक होता है। एन इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर हेयर कि जो Cu2 पॉजिटिव है ये तो पैरामैग्नेटिक है, लेकिन जो Cu पॉजिटिव होता है ना दिस इज डायमैग्नेटिक। जब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ोगे सो यू विल कम टू नो हाउ। इसमें 4s1 एंड 3d 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पे 4s1 में से होगा तो इसमें d में 10 इलेक्ट्रॉन्स ले जाएंगे विच आर कम्प्लीटली पेयर्ड। तो दैट इज वाई इस पे चार्ज होने के बावजूद दिस इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी बनानी पड़ेगी अगर सिंगल मेटल एटम दिया है टू नो वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक में तो हमें पता है सबके सब चार्ज आ जाएंगे, और कभी कभी इसमें जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं जैसे कि क्रोमियम, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सब में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 4s2 एंड 3d 4s1 3d5। मैंगनीज की इज 4s2 3d5, सो ये भी यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। आयरन की 4s2 3d6 और कोबाल्ट की 4s2 3d7 एंड निकल की आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल 4s2 3d8। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स जो है अनपेयर्ड है, तो जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना के भी देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और भी एग्जांपल्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि कॉपर ऑक्साइड एंड वेनेडियम डाइऑक्साइड, इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से दे आर ऑल्सो बिहेविंग लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वेयर एज Cu पॉजिटिव के ऊपर चार्ज है बट स्टिल इट इज ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस।
ऑफ सब्सटेंसेस आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इनमें देखो आप मेटल आयंस जो हैं ये जो ग्रुपिंग करते हैं इसको डोमेन्स कहते हैं। तो इनके जो डोमेन्स हैं ये पैरेलली अरेंज्ड हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही। मैग्नेटिक फील्ड लगाने से ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसल आउट करते हैं। लेकिन जैसे ही हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो इसके सारे डोमेन्स जो हैं ये पैरेलली अरेंज हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, जिसकी वजह से दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और इसके लिए खास बात यह है कि अगर हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दें स्टिल देयर मैग्नेटिक बिहेवियर विल परसिस्ट। ये जो है परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। जैसे कि पहले पैरामैग्नेटिक था, वहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में मैग्नेटिज्म लूज कर रहे थे, लेकिन दे आर परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। और इसके एग्जाम्पल्स आते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एंड क्रोमियम डाइऑक्साइड। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एंड क्रोमियम डाइऑक्साइड। इनमें डोमेन्स जो होते हैं ये एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उससे पहले ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, तो दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दी है स्टिल देयर मैग्नेटाइजेशन विल परसिस्ट। सो external magnetic field is removed, so that is why they are permanently magnetized। ये जो ऑर्डरिंग होगी डोमेन की ये मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी ऐसे ही रहेगी। स्टार एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो इनमें भी डोमेन्स होते हैं। तो डोमेन्स आर द रीजन ऑफ ग्रुप ऑफ मेटल आयंस। तो इनमें क्या होता है कि इनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दे माइट बी पोजेसिंग पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। लेकिन इनका जो है डोमेन्स जो है ये इक्वल नंबर में प्रेजेंट है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है, जिसकी वजह से दे कैंसल आउट ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। तो दैट इज वाई दे बिहेव लाइक डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड नॉट पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। और इसका एग्जाम्पल है मैंगनीज ऑक्साइड, MnO। Antiferromagnetic substances में equal number of domains within opposite direction or domains are oppositely oriented and cancel out each other's magnetic moment। तो इनमें net magnetic moment जो है वो जीरो होता है ना। What is magnetic moment? Magnetic moment को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। It is equal to n into n plus 1 where n is the number of electrons। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे मैग्नेटिक मोमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रांगली ये अट्रैक्ट होगा बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अनपेड वो फेरोमैग्नेटिक में ज़्यादा है, दैट इज़ वाई इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है। और डायमैग्नेटिक में तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज़ वाई इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। और यहाँ पे भी एंटी फेरोमैग्नेटिक में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई रहा नहीं, ये सब एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसल आउट कर देते, दैट इज़ वाई यहाँ पे भी मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी ऐसे ही होगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में डोमेन्स अरेंज्ड होंगे। लेकिन यहाँ पर ये इक्वल नंबर में थे। अगर एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल नंबर में, अगर दो क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एक एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट जो डायपोल है वो यहाँ पे जीरो नहीं होता है, दैट इज वाई दे पोजेस मैग्नेटिक मोमेंट, जिसकी वजह से दे आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। So domains are arranged in parallel and anti-parallel directions in unequal number। इसका एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट एंड फेराइट्स। फेराइट होते हैं Fe2O4 2 नेगेटिव। इसके साथ आ सकता है मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम फेराइट, कॉपर फेराइट, जिंक फेराइट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। So ferrimagnetic में domains are aligned in parallel and anti-parallel directions but in unequal number, so they cannot cancel out each other's dipole moment, that is why they are weakly attracted by magnetic field। इसका एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट और फेराइट्स। फेराइट्स होते हैं Fe2O4 2 नेगेटिव, यहाँ पे मैग्नीशियम फेराइट भी हो सकता है या जिंक फेराइट भी। अब यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फेरोमैग्नेटिक में एंड फेरीमैग्नेटिक में। ऑल्दो दे डू पोजेस मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन जब हम इनमें टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इनके जो डोमेन्स हैं दोबारा से ये रैंडम फैशन में अरेंज हो जाएंगे, रैंडमाइजेशन हो जाएगी हीटिंग करने के टाइम। तो हीटिंग करने पर फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी एक टेम्परेचर के अबव अपनी जो फेरोमैग्नेट ये जो परमानेंट मैग्नेटाइजेशन था ये लूज कर देते हैं, क्योंकि डोमेन सब रैंडमली ओरिएंट हो जाएंगे। तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, और ये भी लूज कर देते हैं एट हायर टेम्परेचर। और भी एग्जांपल्स देखें तो MnO के साथ यहाँ पर मैंगनीज की और भी ऑक्साइड्स आती हैं, जैसे कि Mn2O3 एंड MnO2। दीज आर ऑल्सो एंटी फेरोमैग्नेटिक। क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर above which
नो फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड। इसके बाद जो डोमेन्स होंगे वो रैंडमली ओरिएंट हो जाएंगे और फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होगा वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। टॉपिक इज डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। जो इंसुलेटर्स होते हैं वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं काफ़ी टाइटली बाउंडेड होते हैं, लेकिन अगर हम बाहर से इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो उनमें पोलराइजेशन हो सकती है, यानी एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज और एक जगह पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियाई जो है किसी भी एटम का वो एक किसी साइड पे अट्रैक्ट हो जाएगा, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, दूसरी जगह नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से पोलराइजेशन हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिर्फ एक ही जगह पर आ जाएगा, तो डायपोल बन रहा है। तो डायपोल बनने की वजह से ये मतलब पोलर क्रिस्टल की तरह रिएक्ट करेगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। पाइजो इलेक्ट्रिसिटी, पायरो इलेक्ट्रिसिटी, फेरो इलेक्ट्रिसिटी और एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में क्या होता है, इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर पोलराइजेशन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं। मैंने आपको बताया कैसे, न्यूक्लियस एक तरफ चला जाएगा, वहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, रेस्ट वाली साइड डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो डायपोल्स बनते हैं। तो जब हम इन डायपोल्स पर, इन क्रिस्टल पर मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे बाहर से, तो उसमें आयंस का डिस्प्लेसमेंट होगा और आयंस के डिस्प्लेसमेंट की वजह से दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इसके एग्जाम्पल्स हैं बेरियम और लेड के टाइटेनेट्स, जिरकोनेट लेड का, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और क्वार्ट्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के। पाइजो इलेक्ट्रिसिटी में हम खुद बाहर से मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं ताकि उसमें जो आयंस है वो डिस्प्लेस करें और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल लेड जिरकोनेट, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में, क्वार्ट्स में, बेरियम टाइटेनेट में एंड लेड टाइटेनेट। क्वार्ट्स इज व्हाट, SiO2। नेक्स्ट इज पायरो इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इनको हीट करेंगे उस टाइम पे भी आयंस का डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसकी वजह से दे विल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर्स, तो उनको बोलते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, जिनको हीट करने पर ए स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। पायरो इलेक्ट्रिसिटी जो पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स ही होते हैं, इनको अगर हम हीट करेंगे तब ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। कुछ पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स वी कॉल दैम एज पायरो इलेक्ट्रिक crystals or the current that they are producing is known as pyroelectricity. Next is ferroelectricity. अब जो पाइजो इलेक्ट्रिक करंट है ये कब बना था, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, पोलराइजेशन हुआ, एक जगह पे न्यूक्लियस चला गया, वहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन चले गए, वहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ये पोलराइजेशन परसिस्ट करती है इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन व्हाट विल हैपन, अगर हमने दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो कुछ कुछ पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जो हैं वो इसका रिवर्स फिनोमेनन शो करेंगे, यानी ये जो यहाँ पे जो डायपोल्स थे वो परमानेंटली पोलराइज थे, लेकिन जो अब डायरेक्शन हो जाएगी वो पोलराइजेशन की चेंज हो जाएगी। इसको बोलते हैं फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, और जो फिनोमेनन है इसको बोलते हैं फेरो इलेक्ट्रिसिटी। सो फेरो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में डायपोल्स आर परमानेंटली पोलराइज्ड इवन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन चेंजेस एंड वी कॉल दैट क्रिस्टल्स एज फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। और इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा बेरियम टाइटेनेट, बेरियम इज Ba एंड टाइटेनेट इज TiO3 2 नेगेटिव। ये फॉर्मूला बनाएंगे BaTiO3, इसको बोलते हैं बेरियम टाइटेनेट। दिस इज बेरियम टाइटेनेट। And some more examples are sodium potassium tartrate. Sodium is Na, potassium is K and tartrate is C4H4O6 2 नेगेटिव। तो ऐसे करके बनेगा, ये वाला पार्ट एनाइन है और ये वाला पार्ट केटाइन है। इसको रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं, रोशेल सॉल्ट। दिस इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसके अलावा पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये वाला जो कंपाउंड है, इसी की तरह एग्जाम्पल है पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो हमने देखा फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जो थे ये किससे बन रहे, पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से ही। जब उनमें जो पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी तो पोलराइजेशन हुआ था, उसको हटाने के बाद भी पोलराइजेशन ने परसिस्ट किया, लेकिन जब मैंने दोबारा अप्लाई की तब बनती है फेरो इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑल फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स आर फाउंड फ्रॉम पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। तो ऑल फेरो इलेक्ट्रिक सॉलिड्स आर पाइजो इलेक्ट्रिक सॉलिड्स and but reverse is not true. Piezoelectric solids all are not ferroelectric solids. एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी में जो डायपोल्स होते हैं ये अपने आप को अल्टरनेटिवली अलाइन करते हैं, यानी अगर एक जो है वो अप वाले साइड ओरिएंटेड है, अलाइंड है, और दूसरा डाउन वाले साइड अलाइंड होगा, जिसकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो आता है, तो उनको बोलते हैं एंटी फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। और जो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उनको कहते हैं, प्रॉपर्टी उसको कहते हैं एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जाम्पल है लेड जिरकोनेट। इन एंटी फेरो इलेक्ट्रिक
crystal dipole ions themselves in such a way that they point up and down, so that the net dipole moment is 0 and they does not possess any net dipole moment. इसका एग्जाम्पल है lead zirconate. तो जो प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे दैट इज नोन एज एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी.